हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। और प्रॉपर्टीज़ दो होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज वो हम पढ़ रहे हैं एल्काइन। एल्काइन हमारे हाइड्रोकार्बन में आता है और हाइड्रोकार्बन वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में पिछली वीडियोज़ हमारी एल्कीन की बन चुकी हैं, एल्काइन की प्रिपरेशन भी हो चुकी है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है। एल्काइन में मोलर मास बढ़ने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, समझ में आ गया। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? Cl(H2n-2). एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? Cl(H2n-2). हाइड्रोकार्बन है, अगर हम यहाँ n बराबर कम से कम 2 रखेंगे तो C2 कितना आएगा? 2 2 जा 4 -2 C2H4 C2H2 आएगा। क्या आएगा? C2H2। आपको बताएं ये क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारा एल्काइन है। हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन्स है, 2 कार्बन है, एथ बोलते हैं। प्रीफिक्स के रूप में आइन प्लस क्या होता है? एथाइन। तो ये जो हम लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको हम, एथाइन क्या है, ठीक है। C2H2 फार्मूला होता है, CnH2n इसका जनरल, CnH2n-2 इसका एक जनरल फार्मूला है एल्काइन का। और एल्काइन एक हाइड्रोकार्बन है, जितने कार्बन है उसमें देखा आपने उतने ही हाइड्रोजन होते हैं नहीं। अगर हम यहाँ पर 3 रख के देखेंगे तो C3H4 आएगा। अब बताइए जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन है क्या? हाँ, C2H2 में ये कोइंसिडेंट है कि वहाँ C2 है तो H भी 2 है, लेकिन हम प्रोपाइन की बात करते हैं तो C3H4 है। समझ में आ गया। आपको बता दें एक एथाइन होता है, एक ही हमारा क्या प्रोपाइन है। प्रोपाइन के केस में CH3 होता है और C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, याद है। अगर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। प्रोपाइन है 1 2 3, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये प्रोपाइन है। अगर चारों हाइड्रोजन हटा दिए जाएँ, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन दबंग होता है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो दबंगई किसकी चल रही है यहाँ पर? कार्बन की। तो इसलिए इस पर प्लस आएगा तो इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस और माइनस। समझ में आ गया? प्लस माइनस आएगा। अगर हम ध्यान से देखें, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन हटा दिए जाएं, अगर चारों हाइड्रोजन हटा दिए जाएंगे तो क्या होगा? C3 1 2 3, C3 पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस का 4 आ गया। तो ये हमारा कार्बाइड हो गया। क्या हो गया बेटा? कार्बाइड। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2 पर -2 हो जाएगा, ये भी कार्बाइड हो जाएगा। ये किससे बना है कार्बाइड? एसिटिलीन से। देखिए दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, समझ में आ गया। तो C2-2 एक कार्बाइड है और C3-4 में 4 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C3-4, ये भी कार्बाइड है। तो प्रोपेनाइड और एसिटिनलाइड ये दोनों कार्बाइड के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं? कार्बाइड के टाइप्स हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप लोग इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर कार्बन पे -3 चार्ज हो, C3-4, तो ये कार्बाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बाइड। और C2 पर -2 चार्ज होगा तो ये भी क्या कहलाएगा? कार्बाइड। आपको बता दें ये जो कार्बाइड है ये कहलाएगा प्रोपेनाइड कार्बाइड और ये कार्बाइड कहलाएगा एसिटिलाइड कार्बाइड। और आपको बताएं कार्बन पे अगर -4 हो, केवल -4 हो, बेटा इधर देखो, कार्बन पे अगर -4 हो तो इस कार्बाइड का नाम क्या होगा? मीथेन से बना। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? और चारों हाइड्रोजन हटा दीजिए तो C पे कितना चार्ज आएगा? तुमने क्या सीख लिया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइन, साथ में कहाँ पहुँच गए? कार्बाइड पर। कार्बन के ये कहाँ पहुँच गए हम लोग? P ब्लॉक में। कहाँ पहुँच गए? ऑर्गेनिक पढ़ रहे, पहुँच गए P ब्लॉक में। P ब्लॉक में कहाँ पहुँच गए? कार्बन फैमिली में। तो कार्बन के 3 टाइप्स होते हैं, कार्बन पे -4 और C2-2 और C3-4। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड इज हियर। समझ में आ गया। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत काम में आती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड आपने पढ़ा होगा। कैल्शियम कार्बाइड में ये जो C2 होता है ये एसिटिलीन वाला होता है। ये एसिटिलीन है बेटा, एसिटिलीन है। तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। और यहाँ पर मेथेनाइड है तो यहाँ पर कौन सा कार्बाइड लेंगे? जल्दी से बताओ, कोई याद है एग्जाम्पल आपको? जल्दी बताइए। इसमें मेथेन वाला कोई पता है? एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का फार्मूला Al4C3। इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो मेथेन गैस बनेगी। और ये वाला कुछ याद है आपको? इसके केस में भी होते हैं। समझ में आ गया? Mg का भी हो सकता है,
ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह के कार्बाइड जो होते हैं, अगर इस तरह का कार्बाइड होगा उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा मीथेन, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे C2H2 बनेगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो C3H4 बनेगा। समझ में आ गया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड इज हियर। बात यहाँ इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये दोनों एल्काइन है, याद आया, और ये दोनों कार्बाइड बनाते हैं। इसमें से 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं तो C2-2 आता है, इसमें C3-4 आता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कार्बाइड में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर दीज आर द कार्बाइड्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन गैस, हमने बताया भी था आपको, CaC2 की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, याद करो, C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा आपने, इसमें क्या हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे C2H2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो कार्बन है वो कार्बन पे कितना चार्ज है C2 पर, -2। ये हमारा एसिटिलीन वाला है कार्बाइड। समझ में आ गया। बोलो, कई बच्चे ये सोचते हैं कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और कार्बन वैलेंसी 4 होती है, तो सर फार्मूला ये बनना चाहिए यहाँ पर Ca2C। बोलो, लेकिन ये फार्मूला नहीं बना कैल्शियम कार्बाइड का। फार्मूला कौन सा बना, कैल्शियम वैलेंसी 2, C2 पे -2, 2 चार्ज है दोनों पर, कट गया यहाँ पर, तो बना फार्मूला क्या, CaC2 बना, Ca2C नहीं बन सकता। समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ कार्बन मेथेनाइड वाला है, यहाँ कार्बन कौन सा है, एसिटिलीन वाला है, तो जो स्टेबिलिटी होती है वही बनता है। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बन नहीं सकता है, लेकिन जो ज़्यादा मेजर बनता है, जो स्टेबल होता है, हम उसकी बात ज़्यादा करते हैं। समझ में आ गया। इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम आपसे कार्बाइड पूछें तो ये कार्बाइड कौन सा बनाएगा, CaC2, MgC2, ये सब C2C2 बनाएंगे, लेकिन ये वाला Be2C बनाएगा। अब बताओ क्या करोगे। बेरिलियम अपने परिवार में सबसे डिफरेंट होगा, फैमिली का पहला मेंबर अपने अन्य मेंबर से डिफरेंट होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। दैट्स वाई ये बनाएंगे किस फॉर्म में कार्बाइड, MC2 टाइप में। ये किस फॉर्म में बनाएगा, M2C टाइप में बना रहा है। दिस इज एबनॉर्मल बिहेवियर। यस। तो हमने क्या कहा आपसे, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज़, कोई भी हो। समझ में आ गया। हमें कनेक्शन करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया क्या, समझ में आ गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ में इसमें देखिए भाई, कार्बन एक तो होता नहीं है, कार्बन एक से मेथेन स्टार्ट होता है और एथाइन स्टार्ट होता है 2 नंबर कार्बन से। तो इसलिए C2, C3, C4 ये कार्बन 2 से लेकर 4 तक कलरलेस गैस हैं। आप कहेंगे और आगे वाले कार्बन 5, 6, 7, 8, जैसे जैसे कार्बन का मास बढ़े, मतलब कार्बन बढ़ेगी तो मोलर मास बढ़ेगा, तो स्टेट भी चेंज होगी, साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अभी गैस है, साइज छोटा है, सरफेस एरिया कम है, इंटरेक्शन कमज़ोर है, तो वो गैस है। कार्बन की चेन बढ़ी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो वो गैस से क्या हो जाएगा, लिक्विड, लिक्विड से और आगे क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो इस तरीके से ये सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है C2H2 की बात करते हैं। ये इसकी स्मेल गार्लिक स्मेल होती है जब वो इम्प्योर फॉर्म में हो, जब इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हों, ठीक, समझ में आ गया। और जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो वो लाइट स्वीट स्मेल होगी, समझ में आ गया। और आपको बता दें, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ तब C2H2 प्योर मिलेगा, समझ में आ गया। जरूरी नहीं C2H2 मिल जाए, तो ये एक विशेष कंडीशन में मिलता है, ठीक है। आप कार्बन लो, हाइड्रोजन लो, हो सकता है एसिटिलीन के साथ मेथेन गैस बन जाए, एथिलीन गैस बन जाए। तो डिपेंड करता है कि कैसा मेथड है सिंथेसिस का। तो प्योर फॉर्म में इसकी लाइट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल, और इम्प्योरिटी फॉर्म में इसकी स्मेल होती है गार्लिक जैसी। और C3, C4 जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है उसका जो ऑर्डर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ऑर्डर लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 नंबर ब्यूटाइन और ब्यूटाइन होगा, 4 नंबर का हमारा कार्बन होगा, तो उसमें कैसा होगा, वो ऑर्डर लेस, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग मोलर मास, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी मोलर मास बढ़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है कि एल्काइन और एल्कीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए सिंपल सी बात है, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
सबको पता है। अनसेचुरेशन ज़्यादा है तो उसमें चीज़ ज़्यादा ऐड होगी। अच्छा बताइए, अनसेचुरेशन ज़्यादा है तो चीज़ ज़्यादा घुलेगी उसमें। अगर कोई भी वाटर है प्योर वाटर, उसमें नमक मिला नहीं है तो नमक की मात्रा ज़्यादा घुलेगी। और तुम ऐसा लेके आए वाटर जिसमें पहले से साल्ट है, समुद्र का पानी, सी वाटर, अब उसमें नमक मिला रहे हो, ऑलरेडी पहले से वो सेचुरेटेड है, तो उसमें डिज़ोल्व होगी, बॉटम में जाके नमक बैठ जाए, नमक मिल रख रहेगा, सेटल हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, मोर अनसेचुरेशन मोर एडिशन रिएक्शन। और अनसेचुरेशन कब होता है? पाई बॉन्ड की संख्या ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है एल्काइन और एल्कीन इन दोनों में सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन किस में है? एल्काइन में। तो जाहिर सी जनरल रूप से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? एल्कीन ड्यूरिंग फॉर द एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड एडिशन रिएक्शन, सबको पता है। लेकिन समस्या ये है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो हम जब वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हम फिर उसी हिसाब से चीज़ें लिखते हैं। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल करने में ये पाया गया कि एल्काइन का जब हम हेलोजिनेशन करा रहे थे, हेलोजन जानते हो, क्लोरीन ब्रोमीन, तो हेलोजिनेशन कराते समय इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जैसे Br+ है। तो Br+ जब हेलोजिनेशन करा रहे थे तो हेलोजिनेशन के समय एल्काइन कम रिएक्टिव है, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तब रीजन क्या होगा कि हेलोजिनेशन के समय Br+ आके इसके पार इंटरेक्ट कर गया, एक पाई बॉन्ड हट गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको संभालने में लग गए Br+ को। तो हुआ क्या? बीच में ब्रिजिंग बन गया। क्या बन गया? ब्रिज बन गया, हेलोनियम आयन। अब ऐसा यहाँ एल्कीन में हुआ तो एक पाई बॉन्ड चला जाएगा तो ये भी यहाँ पर ऐड हो गया, ये हेलोनियम आयन बना। लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि जहाँ साइक्लोएल्कीन है तो यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 120 डिग्री से घटाएंगे इसके अंदर का एंगल, तो डेविएशन एंगल यहाँ ज़्यादा आएगा। जबकि यहाँ डेविएशन एंगल, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है, तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो डेविएशन एंगल कैसा आएगा? कम आएगा। समझ में आ गया? यहाँ डेविएशन एंगल ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये जो आपका ब्रिजेज हेलोनियम आयन है एल्काइन का, ये अनस्टेबल है। समझ में आ गया? बोलो, डेविएशन एंगल ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है। किस में बेटा? इस एडक्ट में। समझ में आ गया? इसलिए है बेटा, स्टेबल कौन कह रहा है? स्ट्रेन ज़्यादा है। स्ट्रेन ज़्यादा है तो कंपाउंड जल्दी नहीं बनेगा, मतलब ये फार्मेशन जल्दी नहीं होगी। जब ये फार्मेशन जल्दी नहीं होगी तो हेलोजिनेशन देर से होगा। बात समझने की कोशिश करो। तो प्रोडक्ट ये स्टेबल है, इसमें स्ट्रेन कम है, तनाव कम है, तो ये स्टेबल बना रहेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, है रिएक्टिव ये, बट जब हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो उसमें जो बीच में हेलोनियम आयन का ब्रिजिंग बनता है, एलिमेंट ब्रिजिंग कंपाउंड बनता है, उस समय ये स्टेबल है, ही है, ये स्टेबल है, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेन कम है। इस चक्कर में यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा हेलोजिनेशन में, ये कह रहा है। हम Br2 की यहाँ रिएक्शन करा रहे, Br2 की यहाँ करा रहे, सेम कंडीशन में, तो प्रोडक्ट ये ज़्यादा दे रहा है, ये प्रोडक्ट कम दे रहा है, तो हम कह देते हैं अरे इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। रीजन यहाँ है स्ट्रेन की है, यहाँ पर क्या है, जो हेलोनियम आयन जो ब्रिजिंग वाला बना है उसका स्ट्रेन ज़्यादा है, इसलिए बन ही नहीं पाया। ज़्यादा बने, मान लीजिए 100% बने, उसमें से 50% टूट गए, बन ही नहीं पाए, स्टेबल इसको जोड़ ही नहीं पाए, तो इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसमें स्ट्रेन कम होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हेलोजिनेशन कराते समय एल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है एल्कीन की तुलना में। बोलो, तो ये, और कुछ लोग तो इसको जनरल रूप में कहते हैं, रट लीजिए, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है एल्काइन से। यस। अब आपको बता दें, IPAC सुना? IPAC नेम पढ़े कभी आपने? प्रायोरिटी ऑर्डर देखा है? प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, देख लेना। अगर आपको एक तरफ डबल बॉन्ड दिया जाए, एक तरफ आपको डबल बॉन्ड दिया जाए, एक तरफ आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया जाए, जैसे ये दे दिया C, और ये देखो डबल बॉन्ड। आप बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप बताओ, 1 2 3 4 5। तो अब आप बताइए नंबरिंग आप इधर से कर रहे हो, तो IPAC जो कमेटी बैठी है, जिसने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें उन्होंने इसको डबल बॉन्ड को वरीयता क्यों दी है? कहीं ना कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? एल्काइन की होनी चाहिए, बट इसमें किसकी ज़्यादा है? एल्कीन की। हम वरीयता किसको दे रहे हैं? प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? एल्कीन को। तो कहीं ना कहीं
एल्कीन और एल्काइन में ओवरऑल देखा गया है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्कीन, क्योंकि एल्काइन में जो बीच में ब्रिजिस कंपाउंड बनता है उसमें स्ट्रेन ज्यादा है। समझ में आ गया? बात समझने की कोशिश। और अब हम जैसे आपसे पूछे यहां पर एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बोलो, तो हो सकता है बॉन्ड जल्दी टूटे ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ के पाई बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ में अंतर होगा जरूर। यहाँ का पाई बॉन्ड जब बॉन्ड लेंथ रखेगा उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी? थोड़ी कम होगी। तो ओवरऑल भी आप एग्जाम में आया कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रीजन देना है, अगर आप ये रीजन लिख देंगे एथेंटिक तो भी आपका सही माना जाएगा, बट एमसीक्यू वगैरह के लिए क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। अब हम ये कहें एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, तब हम क्या कहेंगे? देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स आर हियर। बोलो, ये केवल 2 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, ये कितने हाइड्रोजन को जोड़ सकता है? 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। एक पाई बॉन्ड तोड़ने में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड जोड़ने में 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। सर तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सर एल्काइन हो गया। क्वेश्चन कैसा है जवाब उसी आधार पर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर हेलोजिनेशन कराते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन निकला? कमॉन, एल्कीन। और जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हाइड्रोजनेशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? एल्काइन। ठीक है? अब ये अकेले यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है, एक क्लासरूम स्टडी के बाद भी एक स्टडी होती है जिसमें बैठ के हम चीज़ों को और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो उसे करने के लिए कौन रोका है? आप उन चीज़ों पे एक्सरसाइज करिए, अपना कंसल्ट करिए। समझ में आ गई चीज़ों को? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, इसे नोट कर लेना जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे। बच्चों नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन का एडिशन। सबसे पहले अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, ये हमारे सामने क्या है? C2H2 एथाइन। क्या है ये? एथाइन। एथाइन में अगर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 पाई बॉन्ड है, ध्यान से समझिए, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 4 हाइड्रोजन चाहिए, मुझे 2H2 ले लिए मैंने। और सुनो, जब आपको अनलिमिटेड में हाइड्रोजन जोड़ना होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। बेटा इधर देखिए, जब हमको ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ना होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, तो हम निकल लेते हैं, हीटेड करेंगे, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, CH3 को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग C2H6। इसे क्या कहते हैं? एथेन। क्या कहते हैं? एथेन। ठीक है? पॉइंट आता है दूसरा ब्यूटाइन का। किसका आता है? ब्यूटाइन का। ये हमने एथाइन लिया था, हाइड्रोजन जोड़ दिए, पाई बॉन्ड 2 है बेटा, तो एक पाई बॉन्ड होता तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 है पाई बॉन्ड तो दोनों टूटे, 4 चाहिए भाई, और जोड़ दिया, एल्केन बन गया फाइनल प्रोडक्ट एथेन। अब बात करते हैं ब्यूटाइन की। तो ब्यूटाइन में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, ब्यूटाइन है, सिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप इसमें। हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसमें 2 तरह से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लिंडलार कैटालिस्ट और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। लिंडलार कैटालिस्ट होता है कि पैलेडियम के ऊपर एक कोटिंग होती कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी, तो ये लिंडलार कैटालिस्ट। अगर तुमने ये कैटालिस्ट लिया तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन मुझको सिस ब्यूटीन प्राप्त होगी। क्यों ब्यूटीन प्राप्त हुई? आप एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड बचेंगे जिसे हम एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन में ये रोटेशन होता नहीं, फ्री रोटेशन, तो जो जहाँ सेट हो गया वहीं सेट हो गया। अगर ये लेंगे तो हम लोग दोनों सेम ग्रुप्स एक ही तरफ हैं, तो इसे सिस ब्यूटीन बोलेंगे, सिस ब्यूटीन। और ये ब्यूटीन कौन सी है? ब्यूटीन 2 है, 1 2 3 4, ब्यूटीन कौन सी है? 2। तो ये सिस ब्यूटीन बन गया। ब्यूटीन 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस और ट्रांस, फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, स्पेस में अरेंजमेंट ग्रुप का अलग अलग है, दोनों ग्रुप एक साइड है तो सिस, दोनों ग्रुप डायगोनली हैं तो ट्रांस। अब यहाँ बात करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो जब हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालेंगे, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में, तो सोडियम कैसा है? रिएक्टिव मेटल है। सोडियम कैसा है? रिएक्टिव मेटल है।
और रिएक्टिव मेटल के केस में अगर हम बात करते हैं, रिएक्टिव मेटल सोडियम बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको हम प्रिजर्व कहाँ कर सकते हैं, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया में, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो ध्यान से, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा बताओ बेटा, सोडियम लिक्विड अमोनिया में डाला जाएगा, उससे प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट ट्रांसब्यूटिन प्राप्त होगा। देख लीजिए, ये दोनों ध्यान रखना, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सिस ब्यूटिन बनाना हो, ट्रांसब्यूटिन बनाना हो, तो कौन सी रिएक्शन याद रखनी है, समझ में आ गया। अगर सिस ब्यूटिन बनाना है तो लिंडलार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जोड़िए, और अगर तुमको ट्रांसब्यूटिन बनाना है तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल दीजिएगा, समझ में आ गया, तो यू विल गेट ए ट्रांसब्यूटिन, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन आप जोड़िएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन की अगर बात करते हैं, अभी हाइड्रोजनेशन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 1 और 2, ये एक तरह से रिएक्शन समझ में आ गई, बोलो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब एडिशन ऑफ हैलोजन है, हैलोजन जब भी जुड़ेगा एल्काइन में तो तुमको हमेशा जेमिनल यानी जेम डाई हैलाइड मिलेगा, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन होंगे। कैसे, देखिए ये हमारा एल्काइन है, एथाइन है, Br2 की रिएक्शन, ब्रोमीन कहाँ से आता है, ब्रोमीन वाटर से, या ब्रोमीन को CCl4 में डाल दीजिए, तो होता क्या है, एडिशन होगा, क्या होगा, एडिशन, पाई वन टूटेंगे, Br लग जाएंगे, एक ही कार्बन पे दोनों Br लगे कि अलग अलग कार्बन पे लगे। यहाँ तो 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो 4 में तो पता ही नहीं चला, एक ही कार्बन लग गए सब, समझ में आ गया। हाइड्रोजन तो है नहीं, Br है तो Br जुड़ गई यहाँ पर, बोलो। और एक बात और बता दें, ये टेट्रा, ये क्या बन गया, 1 2 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो एथेन। लेकिन ये अनसेचुरेशन का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन जानते हो, ब्रोमीन वाटर जो है, या ब्रोमीन जब CCl4 में पड़ा होता है उसका ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर, और जैसे तुम उसमें कोई अनसेचुरेटेड गैस डालोगे या अनसेचुरेटेड चीज़ डालोगे तो वो उसके साथ एडक्ट बनाता है, तो ब्रोमीन अपना कलर गायब हो जाता है ब्रोमीन का, समझ में। जब तक वो ब्रोमीन था तब तक कलर था, ब्रोमीन है ही नहीं, समझ में आ गया। तो अगर हम पता करें कि ये आने वाली गैस एल्कीन है कि एल्काइन है, अनसेचुरेटेड है कि नहीं, तो वो उसको किस में डालो, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन CCl4 में, उसका कलर चला जाएगा। तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि एल्काइन भी अनसेचुरेट है। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो बच्चों हैलोजन एसिड की बात करें, आपको बता दें ये क्या है, एथाइन, और इसमें अगर हम HCl जोड़ें तो आपको बता दो पाई बॉन्ड चाहे इधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो एक तरफ यहाँ जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस के पास कौन आएगा, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस आएगा। और याद रखो, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता, पहले प्लस जुड़ता है। तो H प्लस आयन यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 प्लस, एक डबल बॉन्ड बचा, CHCl बचा, बोलो। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस, क्या आना चाहिए, माइनस। माइनस किसको पकड़ लेगा, H प्लस आयन को, तो ये तो हट जाएगा, यहाँ प्लस क्यों आएगा, समझ में आ गया, प्लस तो यहाँ पर आएगा, बोलो बेटा। ये यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, बोलो बेटा, ऐसे जाएगा ना, बोलो। तो यहाँ पर माइनस के पास कौन जुड़ जाएगा, H प्लस आयन। अब ये देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 शेयरिंग कर रहे, 2 यहाँ पर, तब तो ये कुछ नहीं बचा। अब फिर डालो HCl, इधर जुड़ गया H प्लस, इधर जुड़ गया Cl, अब फिर डालो HCl। अब HCl किधर जाएगा, ध्यान समझना, इधर घुमाएं कि इधर घुमाएं, ये थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है, किधर घुमाएंगे बताओ, इधर ही घुमाएंगे हम लोग, समझ में आ गया। उसका रीज़न है, उसका रीज़न बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन है, अगर हम इधर घुमाते हैं, वैसे घूमने वाला Cl इधर है, Cl इधर है तो Cl खींचना चाहिए, बोलो। लेकिन जब ये हमने अभी आपसे क्या कहा था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जब आएगा तो ब्रिज बनेगा, क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा, और ब्रिज बनने के बाद फिर Cl माइनस आगे ऐड होता है, समझ में आ गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया, Cl इधर लगना चाहिए, लेकिन Cl यहाँ पाया गया, यहाँ पे लगा हुआ पाया गया उसी कार्बन पर। तो इसमें क्या पाया गया कि ये बना जैम डाई हैलाइड। अगर आप थोड़ा स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर अगर हम कोई ऐसा कैटलिस्ट डाल दें या जिससे कि Cl यहाँ पे जुड़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि Cl यहाँ नहीं लग सकता है। इस समय यहाँ पर जब हम ऐड करने जा रहे हैं Cl फर्दर, तो हो सकता है कि ये Cl यहाँ जो लगा है Cl2 बन गया है, हो सकता है वो Cl यहाँ भी लग जाए, 2 प्रोडक्ट बने। लेकिन जनरली जो एल्कीन में प्रोडक्ट दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं, जैम वाला। नेक्स्ट आता है, अगर हमने ले लिया, मान लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लिया, जैसे ये देखो, जैसे ये
ये वाला तो सिमेट्रिकल है, HCl जोड़ दिए तो एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आ गए, इसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। ठीक है, अगर हम ब्यूटाइन ले लें 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें? 3, और 3 कार्बन है। अब HBr जोड़िए आप इसमें मार्कोनी-कोफ रूल से, तो Br माइनस उस कार्बन पे लगेगा जहाँ हाइड्रोजन बहुत कम है, ये तो पढ़ा है आपने, और H तुम्हारा यहाँ लगेगा, लेकिन पहले H+ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद ये बन गया। अब HBr में देखिए फिर स्थिति मार्कोनी-कोफ रूल की, अब Br भी यहीं जाएगा, क्यों जाएगा? यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये इसको यहाँ आना होगा, H इधर आ गया। देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ गया? इस तरीके से ये आपका हैलोजन एसिड जुड़ गया HBrHCl। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका आप जो है एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको समझ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि पहले हाइड्रोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है जिसमें सिस्टांस की भी बात की मैंने, और उसके बाद में हमने इसमें हैलोजन भी जोड़ा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बताया, और उसके बाद में आपका यहाँ पर हमने HBrHCl की एडिशन रिएक्शन बताई। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारा जेम डाइहैलाइड बन रहा है। बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एल्काइन में हम जल जोड़ेंगे, वाटर, जल मतलब वाटर, और वाटर जो है वाटर को जब हम एल्काइन में जोड़ेंगे तो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन किसका हो रहा है? एल्काइन का हो रहा है। तो जब हम एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे, किसका करेंगे हाइड्रेशन? एल्काइन का, तो इनकी प्रेजेंस में करेंगे H+4 और H+ आयन। तो मैं यहाँ कहीं वाटर दिख रहा है इस रिएक्शन में? केवल हमें दिख रहा है एसिटिलीन, एसिटिलीन या एथाइन, लेकिन इसमें कहीं जल नहीं दिख रहा वाटर। ये अंडरस्टूड चीज़ है कि इसमें वाटर जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में? मर्क्यूरी का आयन और H+4 H+ आयन। अब ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ आता है उसमें जनरली जो मैकेनिज्म के अंदर का पोर्शन होता है वो ना के बराबर रहता है। इसीलिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं मेन रिएक्शन कहते हैं याद करो, ये करो वो करो। ठीक है, अगर वो पोर्शन भी शामिल कर लिया जाए ज़्यादातर, समझ में आ गया, तो और ज़्यादा कंपटीशन टफ हो सकता है एक्सप्लेन करने के लिए कि इसकी मैकेनिज्म ड्रा करिए। मतलब रिटन एग्जाम भी होना चाहिए MCQ के अलावा। समझ में आ गया? लेकिन वो अब बंद हो गया पैटर्न। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें वाटर ऐड होगा, क्या होगा? अब वाटर में जोड़ दो, वाटर में क्या फार्मूला होता है? H+ और बस OH- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें मार्कोनी-कोफ नहीं लगेगा, तो बिना कहे तुम एक H और एक OH को यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, इधर H जोड़ दो, इधर OH जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसे हम कहेंगे विनाइल एल्कोहल। और ये जो विनाइल एल्कोहल बन गया, एडिशन हो गया। जब एक हमारा मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो एक पॉइंट टूटेगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये तो अनस्टेबल है बेटा, कैसा है? अनस्टेबल। जब अनस्टेबल है फिर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी को, जब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। हम कोई पोजीशन में हम ऐसे खड़े हैं, हम स्टेबल नहीं हैं, तो हम ऐसे खड़े होना पड़ेगा, सारा मिल जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। बोलो, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज करने पर देखिए, अब रीअरेंज कैसे करने पर क्या बनेगा? ये बनेगा एस्टल्डिहाइड। लो, इसका नाम क्या है? CH3CHO, इसका नाम है एथेनल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और अल लगाते हैं जहाँ CHO होता है, एथेनल या एसिटल्डिहाइड। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? 12th में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। चलिए बात करते हैं कि सर हमें ये बताइए कि आपने रीअरेंज क्यों किया, समझना ध्यान से। CHOH, तो यहाँ पर समझना, ये लोन पेयर यहाँ गिरा दो। जैसे ये बॉन्ड गिरेगा यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, तो इसको मजबूरी में इसको यहाँ से उठना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, प्लीज़ बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर गिरेगा, ये यहाँ गिरेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। जब ये जाएगा तो ये जैसे ये गिरेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच लेगा। तो H+ आयन कहाँ जाएंगे? इसके पास। तो ये क्या बन जाएगा? CH3। बोलो बेटा, H यहाँ चला गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ CH डबल बॉन्ड O बन गया। लो बन गया।
एस्टल्डिहाइड। समझ में आ गया, रीअरेंजमेंट होकर के एस्टल्डिहाइड बन गया। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझ में आ गया, एल्डिहाइड बनाने का ये मेथड है। चलिए मान लीजिए बेटा, आप इधर देखो, अगर हम एसेटिलीन ना लेकर के अगर हम लोग प्रोपाइन ले लें, क्या ले लें बेटा, प्रोपाइन, और प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, बोलो बेटा CH, ये प्रोपाइन है 1 2 3। अगर हम इसमें ऊपर लिख के चले आएँ H+ और Hg+2 बस, अब इसमें और कुछ लिखा नहीं है, तो बच्चा को अगर नहीं पढ़ी ये रिएक्शन तो वो तो दिमाग लगाएगा कि यही चीज़ जोड़ दो, एक ये जोड़ दो, एक ये जोड़ दो। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ जाओगे कि एल्काइन का हाइड्रेशन है, और जब एल्काइन का हाइड्रेशन होता है तो इसमें वाटर ऐड होगा, और वाटर में क्या होता है, H और OH। लेकिन ये हमारा सिमेट्रिकल एल्काइन है कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है। तो बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो पानी इसमें जोड़ेंगे वाटर, तो वाटर में 2 भाग होते हैं, OH माइनस आयन कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है बेटा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। क्यों OH यहाँ क्यों आएगा, पाई बॉन्ड आपके यहाँ जाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्यों आएंगे, अच्छा रीजन पता है, रीजन पता है बेटा, नहीं पता है। पाई बॉन्ड इधर क्यों गए, पाई बॉन्ड इधर इसलिए गए कि यहाँ पर प्लस आएगा तो ये दोनों तरफ से इसको सपोर्ट मिलेगा एल्किल ग्रुप का, इसलिए स्टेबल होगा ये वाला प्लस। समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए। अब बताओ ये क्या बन गया आपके सामने, कोई बता सकता है, इसे कहते हैं इनॉल। आपने टाटोमेरिज्म पढ़ी थी, टोटोमेरिज्म, चला मैं बता, टोटोमेरिज्म मैंने पढ़ाई थी GOC में, अभी याद करो, मैंने एक सीट भी दी थी आपको, याद हो, टोटोमेरिज्म पढ़ाई थी। और इधर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, इधर देखिए, ये आपका बना ऑल, इन ऑल, इन ऑल, इनॉल बन गया ये, और इनॉल अनस्टेबल होते हैं, ऑल में बदल, वो कीटोन बदलना चाहेंगे, तो ये कीटोन बदलने के लिए क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ हटा दो, ये यहाँ गिरा दो, H वहाँ पहुँच जाएगा, रीअरेंज होके क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। तो ये क्या था, इनॉल, इनॉल कन्वर्ट इनटू कीटो, तो कीटो इनॉल आइसोमेरर हैं, ये दोनों के दोनों फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, टाटोमेरिज्म में ये समझ में आ गया। तो इसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंज होके यहाँ पहुँच गया, तुमने क्या बना लिया, कीटोन। लो भाई, तुमने अनसिमेट्रिकल एल्काइन से कीटोन बना लिया, जबकि सिमेट्रिकल एल्काइन से क्या बना लिया तुमने, एल्डिहाइड। लेकिन याद रखना, एल्डिहाइड केवल एथाइन से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। इसके बाद जो भी एल्काइन लोगे उससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, जल्दी बोलो, कीटोन। समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए। तो प्रोपाइन का हाइड्रेशन कराते हैं Hg+2 और H+ आयन, तो हमें मिलेगा एसीटोन। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। आर्सेनिक जानते हो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ग्रुप नंबर 15, ठीक है। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन हम एल्काइन में करा रहे हैं, हम लोग एल्काइन पढ़ रहे हैं तो एथाइन ही लेंगे सबसे पहले, एथाइन की रिएक्शन कराएंगे। तो आर्सेनिक क्लोराइड में एक सेल तोड़ के यहाँ लगा दो, बचा हुआ भाग यहाँ लगा दीजिए, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, हो गया, बोलो। और एनहाइड्रस ElCl3 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें से Cl को खींचेगा, एक पे प्लस आएगा, एक पे क्या आएगा, माइनस, प्लस पहले यहाँ जुड़ेगा और Cl माइनस बाद में यहाँ जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बना मतलब एक पाई बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड बचा, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड थे, एक तरफ Cl लग गया, एक तरफ यहाँ पर लग गया AsCl2। अब यहाँ पर ये क्या हो गई रिएक्शन, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कैटेलाइज होती है, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 खुद अपने आप में एक लुईस एसिड है, क्यों, आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम की बारीक इच्छा में 3 होते हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6। इसके पास कमी, ऑक्टेट पूरा नहीं, ये भी तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपको बता दें, ये प्रोडक्ट जो बना उसे ल्यूसाइट कहते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है वैसे, बीट कॉमन ने बीटा क्लोरो, क्यों बोला मैंने, इन दोनों में इसको वरीयता पहले देंगे प्रायोरिटी, तो 1 नंबर 2 नंबर, जिस कारण पे ये लगा तो अल्फा, ये बीटा, तो बीटा क्लोरो। और ये एक बिनाइल होता है, मैंने कि आपको बता रखा है, बिनाइल इसे कहते हैं, इसे एलिल कहते हैं। तो भाई एक H यहाँ हटा के Cl लगा दिया, तो बीटा क्लोरो बिनाइल डाइक्लोरो आर्सीन। और अगर तुम जो है 1 कार्बन 2 कार्बन करना चाहते हो तो इसका नाम बीटा हटा सकते हो, तो 2 क्लोरो एथीनिल, एथीनिल डाइक्लोरो आर्सीन कह सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि लूसाइड का भाई कॉमन नेम या केमिकल नेम या IPAC नेम क्या है,
बताइए, तो इससे भी फैमिलियर होना चाहिए। और ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका इस्तेमाल किया गया था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए, ठीक है। कैजुअल्टी, सेकेंड वर्ल्ड वार, याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका इस्तेमाल किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में। समझ में आ गया। ये एक जहरीली गैस है, इट इज़ ए पॉइजनस गैस। कैसी गैस है ये एक पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस माने जहरीली गैस है। समझ में आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कैसी गैस है ये? जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट हमारा है, ये हमारी रिएक्शन कौन सी होगी? 7th। अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। हाँ बेटा, एल्काइन की ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन कई तरीके का होता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। अगर मान लीजिए हमने CnH2n-2 कोई भी एल्काइन ले लिया जनरल फॉर्म में, और उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक कंबस्शन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं तो वो एक्सिस में रिएक्शन होती है, और जब रिएक्शन एक्सिस में होती है तो वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है। CO2 प्लस H2O। और अगर आपसे हम ये कहें, मान लीजिए हमारे पास फार्मूला ये दिया गया, अब आपसे कहें बैलेंस करो, क्या करो? तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता है जब भी कंबस्शन होता है तो हमें CO2 प्राप्त होती है, और क्या प्राप्त होती है? H2O। तो यहाँ पर Cn है तो हमें NCO2 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? NCO2। और H कितने यहाँ पर? H भी समझ लीजिए, NCO2 मिल गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कंबस्शन पर दो चीज़ें मिलती हैं, कार्बन CO2 बदलता है, हाइड्रोजन H2O बदलता है, और प्लस हमें फ्री में क्या मिलती है? हीट मिलती है, याद है, एनर्जी। तो कंबस्शन हो रहा है। अब बताओ यहाँ पर कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के, ये कैलकुलेट करके दिखाइए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? पहले तो कार्बन कितने? N, तो N का मल्टीप्लाई कर दिया, समझना। हाँ, लेकिन यहाँ पर बताओ ये हाइड्रोजन कितने? 2n-2। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2n-2/2। क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है 2n-2, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने क्या लिखा? H2O। तो हाइड्रोजन डबल है तो उसका आधा करना पड़ेगा, 2n-2 का आधा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? दो कॉमन ले लो, n-1 ही बचेगा। बोलो बच्चों क्या बचेगा? दो कॉमन लेके n-1 क्या बचा? H2O। n-1 क्या आ गए? H2O। अब समस्या ये आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए गिनो? 2n और प्लस इधर कितने ऑक्सीजन है? n-1। तो 2n प्लस n-1 माने 3n-1। ऑक्सीजन की संख्या हो गई 3n-1। अब लेकिन समझो यहाँ दुगने हैं, यहाँ तो इतने ऑक्सीजन थे, ये ऑक्सीजन इतने हुए, अब यहाँ डबल है तो यहाँ पर बाई 2 कर दीजिए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के कितने मोल आ गए? 3n-2। इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए तब हमें किसी एल्काइन का पूरा कंबस्शन होगा, 3n-1/2। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कंपटीशन में। अब बच्चों एक बात सुनो, अगर हमने एल्काइन का सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लिया C2H2, तो बहुत ईजी है। ऑक्सीजन से कंबस्शन कराएंगे, C से क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H से क्या बनेगा? H2 बनेगा, प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी, कंबस्शन हो रहा है। अब बताओ कार्बन 2 हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितने? 2 हैं तो 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन कितने बचे? 2×2 = 4, 4 × 5, 5/2 के आधे कर दें तो 10 के आधे हो जाएंगे 5। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। बोलो, अगर हम यही चीज़ यहाँ रख के देखें इसमें, तो C2H2 यहाँ 2 रख के देखो, तो यहाँ 2 रख के रखिए, कितना आएगा? 3×2 = 6 में से 1 गया, 5/2 आ गया। और यहाँ पर रख के देखो 2, तो 2CO2 आया, वहाँ रख के देखिए 2, यहाँ पर 2 में से 1 गए, 1 H2O प्राप्त होगा। ये रिएक्शन वही आ गई जो ऊपर आई थी डायरेक्ट बैलेंस करने पर। समझ में आ गया? तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं आप यहाँ पर CnH2n-2 है, यहाँ पे +2 कर दो तो एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, उसका ध्यान रखना है तुम्हें। कंबस्शन कैसे कराते, बैलेंस कैसे करते हैं। ये हो गया कंप्लीट कंबस्शन। क्या हो गया बेटा? कंप्लीट कंबस्शन। अब बात करते हैं, है तो, लेकिन ये बताओ कंबस्शन है क्या? कंबस्शन एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, बस इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यहाँ कार्बन +4 है, यहाँ कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बता सकते हो?
यहाँ कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दबंग है, इसमें कार्बन दबंग है, तो यहाँ -1 आएगा। इस पे क्या, ये बराबर के पहलवान, तो ये तो खींचेंगे नहीं, बराबर रहेंगे, तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। यहाँ कितनी है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ, +4। इसलिए चार्ज बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसे, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन आपको बताते हैं, समझिए ध्यान से, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों अगर हम लोग एल्काइन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद अगर कोई कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कि एसिटिलीन है, एसिटिलीन की रिएक्शन हम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो बच्चों हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है, एसिटिक एसिड। अगर हम लोग डाइल्यूट KMnO4 ले लें, मतलब पानी बहुत ज़्यादा KMnO4 कम है, तो हमको ये एसिटिलीन ग्लाइओक्सल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लाइओक्सल माने एथेन 1,2-डाइयल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3 प्रोपाइन ले लें, प्रोपाइन अनसिमेट्रिकल एल्काइन, तो वो भी क्या ले लिया, जब देखो क्या प्रेजेंट है, कंसंट्रेट एल्कलाइन KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ब्रेकअप करा देता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में। अगर यहाँ डबल होता तो टूट जाता, ट्रिपल है तो टूट गया। तो 2 प्रकार के एसिड बने, इधर 1 कार्बन वाला फार्मिक एसिड बना, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड बना। इसका आईपीसी नेम है एथेनोइक एसिड, इसका आईपीसी नेम है मेथेनोइक एसिड। अगर हम लोग यहाँ पर ब्यूटाइन ले लें, क्या ले लें, 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन जो होते हैं, और ये ब्यूटाइन है 2, ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो यहाँ से बीच से ब्रेकअप होगा, तो दोनों समान टाइप के एसिड बन गए। इधर से टूटने पर 2 कार्बन बचेंगे, और 2 कार्बन से क्या बनता है, एसिटिक एसिड। तो सिमेट्रिकल एल्काइन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं कंसंट्रेट एल्कलाइन KMnO4, तो यू विल गेट या वी विल गेट सेम एसिड, 2 मोल्स ऑफ सेम एसिड। समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा हमारा ऑक्सीडेशन, पहले कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बाद में ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बच्चों देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो देखो उधर ओजानाइड बनेगा। पहले देखिए रिएक्शन ऐसे होती है, लिखा होता है पहले ओजोन और दूसरे नंबर पे लिखा होता है जिंक और H2O, और क्वेश्चन आया क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन में पहले ओजानाइड से पहले ओजोन से रिएक्शन होती है। मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, बताओ। शॉर्टकट तरीका ये है, ये दो बॉन्ड हटा दीजिए, पाई बॉन्ड जो तुम्हें ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड हटा दीजिए, ऊपर नीचे वाला। एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, तो प्रोडक्ट ये बन गया, लो CH3 CO CO CH3, लो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। क्या ये प्रोडक्ट सही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? हाँ, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो यहाँ पर एसिड बन सकता है, ये प्रोडक्ट तो वैसे नहीं बनेगा। फिर भी एक बार हम रिएक्शन करके दिखा दें, क्योंकि एल्कीन के केस में ऐसा था। किसके केस में था? एल्कीन के केस में। देखिए उधर पहले इधर समझना ध्यान से, पहले ओजोन से रिएक्शन कराओ इसकी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, ऊपर वाले और नीचे वाले, और ओजोन से रिएक्शन होने पर ओजानाइड बना, ऐसे बनेगा। देखो बेटा ओजानाइड, ये देखो ये बन गया ओजोन। अब तुम कहोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो देखो अब कार्बन की पूरी 4 वैलेंसी है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक, ये ओजानाइड बन गया। ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन लग गया, तीनों ऑक्सीजन लग गए, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 थी, ओजानाइड बन गया। क्या बन गया? ओजानाइड। जब ओजानाइड बन गया, अब इसका पता क्या होगा, अब इसका यहाँ पर ये होगा जिंक और H2O की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान समझना,
ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, जो हम बनाया था वही बन रहा है। बोलो अब ये ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा, तो क्या बनेगा CH3CO CH3 और ये ऑक्सीजन निकल गया, ये बन गया डाई कीटोन। अब बुक में क्या है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, क्या करा दी, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बाद में तो एसिड बनेगा, पहले तो एसिड नहीं बना, पहले तो प्रोडक्ट तुम्हारा यही बनेगा ना। अब इन्होंने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है, क्या करा दी है, एल्काइंस ऑन रिएक्शन विद ओजोन गिव्स एल्काइन ओजोनाइड विच ऑन बॉइलिंग विद वाटर गिव एसिड। तो जब वाटर के साथ बॉयल करोगे तो हाइड्रोलिसिस होना स्वाभाविक है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखो इधर हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बता सकते हो, H और इधर OH, कुछ याद आया, बोलो। हाइड्रोलिसिस में ये क्या बन जाएगा, CH3COOH बन गया बेटा, CH3COOH बन गया। एक क्या बना, एल्डिहाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस वगैरह होगा, बोलो। तो क्या होगा हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, फिर एसिड बन जाएगा। तो यहाँ दोनों के दोनों क्या बन गए, जल्दी से बताओ, एसिड बन गए। कायदे में एक एसिड बनना चाहिए, एक क्या बनना चाहिए, CH3CHO एल्डिहाइड बनना चाहिए, बोलो। लेकिन एल्डिहाइड फर्दर बॉयल वाटर में गर्म करोगे तो क्या होगा, उसका भी एसिड बन जाएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर एसिड ही बनेगा। ओजोनाइड बनने के बाद हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड बनना ही तय है। अब आती है टेस्ट एल्काइन के, जिसमें हम लोग टॉलरेंस रीजेंट के टेस्ट पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। बच्चों अगर हम किसी एल्काइन में टर्मिनल हाइड्रोजन को पता करना है कि जो एल्काइन है उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन एक टेस्ट देता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, वो किसके साथ देता है, वो आपको हम बताते हैं। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलरेंस रीजेंट ऑफ हेलिंग सोल्यूशन। टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो जब अमोनिकल, देखो बेटा हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन रखा है, ठीक है। जब उस सोल्यूशन में हमने एसिटिलीन गैस पास कर दी, तो एसिटिलीन गैस में एथाइन अगर है तो इसके दोनों एच हट जाएंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, डाई सिल्वर एसिटिलाइड, यानी सिल्वर एसिटिलाइड प्राप्त हो गया। और इसका जो है प्रेसिपिटेट आएगा, जैसे इसका प्रेसिपिटेट आया तुरंत हमने कहा सर इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है। अगर AgNO3 के 2 मोल लग गए तो हम कह देंगे 2 मोल 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है। अगर 1 टर्मिनल हाइड्रोजन है तो 1 मोल लगेंगे। तो मतलब कुल मिला के अमाउंट, केमिकल रिएक्शन उसी हिसाब से क्वांटिटी मात्रा आएगी ना। तो AgNO3 Ag डिस्प्लेसमेंट है, इसका H हट रहा है, Ag आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिल्वर एसिटिलाइड का कौन सा प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट या ग्रे कलर का। इसी तरीके से अगर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले लें सिल्वर नाइट्रेट की जगह पर, क्या ले लें, अमोनिकल, जैसे ये हमारे पास एसिटिलीन है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये टर्मिनल हाइड्रोजन रखता है तो इसलिए टेस्ट दिया, प्रेसिपिटेट आया। अगर हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे ये ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में तुम्हें कहीं दिख रहा है टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है। जब टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है तो ये देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में Ag कहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, नो रिएक्शन, प्रेसिपिटेट आएगा नहीं। और प्रेसिपिटेट ना आए एल्काइन में, तुरंत आप समझिए सर देयर इज नो टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर। तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ एल्काइन, लेकिन एल्काइन का नहीं, टेस्ट ऑफ टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन टर्मिनल हाइड्रोजन एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल हाइड्रोजन एल्काइन। अब बात करते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की। क्यूप्रस क्लोराइड ना बोल करके क्यूप्रिक क्लोराइड की, CuCl2। तो देखो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड से, CuCl2 की। अमोनिकल माने अमोनिया में सोल्यूशन का मतलब अमोनिया पानी डालो तो NH4OH बनता है। तो ये पता क्या बनेगा, ये H हट जाएंगे, क्या लग जाएंगे जल्दी से बताओ, कॉपर। क्या लग गया, कॉपर। तो इसका क्या प्रेसिपिटेट आ जाएगा, यहीं से बताओ, यहाँ प्रेसिपिटेट तो आएगा बेटा, ये आएगा तुम्हारा कॉपर एसिटिलाइड। वो था सिल्वर एसिटिलाइड, ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, कॉपर एसिटिलाइड। तो यहाँ पर कॉपर नहीं आएगा, यहाँ क्यूप्रस एसिटिलाइड आएगा। क्या आएगा, क्यूप्रस एसिटिलाइड आएगा। और क्यूप्रस
और हम जो रिएक्शन कराएंगे वो क्यूप्रस क्लोराइड की कराएंगे। किसकी कराएंगे? तभी क्यूप्रस आएगा, क्योंकि वो टॉलेंस रीजेंट फेलिंग सोल्यूशन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ रहे हो? चीज़ें यही है, लेकिन फेलिंग सोल्यूशन में होता था कॉपर क्लोराइड सेकेंड, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है। मेरी बात समझना ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर H हट रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? Cu लग रहा है। बोलो, तो यहाँ पर ये भी इसका फार्मूला क्या बता सकते हो? Cu2C2। अगर हम इसको अलग करें तो C2 पे कितना चार्ज होता है आपको पता है? -2। तो यहाँ पर 2Cu, ये C2 -2 अलग होगा तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? +2। बोलो, तो एक कॉपर, दो कॉपर पे कितना चार्ज आ रहा है? +2। तो एक कॉपर में कितना चार्ज हुआ? +1। तो यहाँ लॉजिक ये है क्यूप्रस है, और ये जो है रेड कलर का आएगा, रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्यों? किसका? क्यूप्रस एसिटिलाइड का। किसका आ जाएगा? क्यूप्रस एसिटिलाइड का रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो इसे कॉपर एसिटिलाइड भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। बोलो, रेड प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नॉन टर्मिनल टर्मिनल हाइड्रोजन के लिए बेटर रिएक्शन है, नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। बच्चों, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, तो पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। किसकी पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं? C2H2 का। तो इधर देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसको पास करिएगा हम कॉपर की नली से, कॉपर या आयरन की ट्यूब से। इधर देखिए बेटा, रेड एंड हॉट ट्यूब ले लीजिएगा कॉपर की, उसमें से एसिटिलीन गैस के 3 मोल पास करिएगा तो यू विल गेट ए बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला पता है? C6H6 है, और इसमें इस तरीके से ये ऐड हो गया, डबल सिंगल डबल। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं 3C2H2 ऊपर लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, कॉपर की नली पर रेड एंड हॉट टेम्परेचर हो गया, और यू विल गेट ए C6H6। पॉलीमराइजेशन उसे कहते हैं जब कई चीज़ें आपस में मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। और बच्चों, कभी कोई चीज़ कंप्लीट तो होती नहीं है, एल्काइन में पढ़ने के लिए और भी रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन हमने आपको वो जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।